So we will quickly revise the concept of electric field due to electric dipole at a point along the axis. तो इफ यू रिमेम्बर कल हमने एक नया टॉपिक स्टार्ट किया था इन विच हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना था. वी वांटेड टू फाइंड आउट व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल. इसमें दो केसेस थे. एक है इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट अलोंग द एक्सिस. ये हमने कल डिटेल में किया है, बट वी विल जस्ट क्विकली रिपीट सो दैट यू कैन कंपेयर विद द नेक्स्ट टॉपिक. तो इसमें नंबर वन, एट अ पॉइंट एट एट अ पॉइंट अलोंग द एक्सिस मतलब एट एन एक्सियल पॉइंट. तो हमको एक एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है. दिस इज व्हाट यू आर सपोज टू डू एट एन एक्सियल पॉइंट. तो सबसे पहले वी नीड टू कंसिडर इलेक्ट्रिक डाइपोल. हमारे पास एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है. It, of course, you know, electric dipole consists of a negative and a positive charge separated by a finite distance. Finite मतलब small distance basically. So we have electric dipole. यहाँ पे हमारे पास negative charge है, which is located at point A, और positive charge is located at point B. Center of the dipole is O. The distance from A to O is L, and O to B is also L. बटन चालू कर लो, switch. ओके, ये डिस्टेंस एल है, ये डिस्टेंस भी एल है. देन वी हैड अ पॉइंट वी हैड अ पॉइंट पी जहां पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना था ड्यू टू दिस डाइपोल. और ये जो पॉइंट पी है इसका डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस, नॉट फ्रॉम द एक्सिस बट फ्रॉम द सेंटर ऑफ दिस डाइपोल इज आर. तो याद रखना, फ्यू थिंग्स यू नीड टू रिमेम्बर. डाइपोल में दो चार्जेस है, इसके लिए डिस्टेंस हम कहाँ से मेजर करें ये कंफ्यूजन रहता है. इसलिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग डायरेक्टली सेंटर से ही मेजर करते हैं. तो दिस इज इम्पोर्टेंट पॉइंट. आगे जाके आप पोटेंशियल भी फाइंड करोगे 12th में. तो इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल का डेरिवेशन मोर और लेस सेम है. तो जस्ट नीड टू रिमेम्बर, एनी डिस्टेंस इन केस ऑफ डाइपोल इज टू बी मेजर्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ डाइपोल, एंड इट इज नॉर्मली डिनोटेड बाय आर. पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड दो सोर्स चार्जेस का होगा. एक होगा माइनस क्यू का, एक होगा प्लस क्यू का. और हमको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड करता है चार्ज और स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस पे. तो हमको सबसे पहले स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस अगर लगने वाला है तो पहले डिस्टेंस पता होना चाहिए. पी पॉइंट का डिस्टेंस कहाँ से पॉजिटिव चार्ज से. ये डिस्टेंस सेंटर टू पी कितना है, आर. सेंटर टू प्लस क्यू कितना है, एल. तो फिर प्लस क्यू टू पी कितना आएगा, आर माइनस एल. तो ये डिस्टेंस आएगा आपका आर माइनस एल. तो व्हाट यू विल गेट इज दिस डिस्टेंस इज आर माइनस एल. पॉजिटिव चार्ज का पी पॉइंट डिस्टेंस है आर माइनस एल. सिमिलरली नेगेटिव चार्ज का डिस्टेंस उस पी पॉइंट से होगा आर प्लस एल. तो दिस डिस्टेंस विल बी आर प्लस एल, राइट. एडिशनली आपको ये भी पता होना चाहिए, डायरेक्शन आर आल्सो इम्पोर्टेंट. अब इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ पॉजिटिव चार्ज इज डायरेक्टेड अवे. तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज ऑलवेज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द चार्ज. मतलब अगर मुझे पी पॉइंट पे पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है तो डायरेक्शन क्या है, अवे. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज एट बी. बी पे कौन सा चार्ज था, पॉजिटिव. पॉजिटिव का फील्ड क्या है, अवे. एंड ऑल्सो उसी पी पॉइंट पे नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा टूवर्ड्स, क्योंकि नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड होता है टूवर्ड्स. दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज एट ए. और इंटेंशनली मैंने यहाँ पे ई बी वेक्टर का लेंथ बड़ा दिखाया है कंपेयर टू ई ए, क्योंकि बी मतलब पॉजिटिव चार्ज ये पी पॉइंट से कम डिस्टेंस पे है. इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस. डिस्टेंस अगर कम तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा. तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसका ज्यादा आएगा, पॉजिटिव का. और किसका कम होगा, नेगेटिव का. तो ये पता होना चाहिए. तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपको फाइंड करना है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी इज इक्वल टू, वेक्टर फॉर्म में जब लिखते हो तो वेक्टर फॉर्म में कभी भी प्लस या माइनस ऐसा नहीं आता है, ओनली प्लस.
तो व्हेन यू राइट डाउन नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन वेक्टर फॉर्म, तो याद रखना बीच में कभी माइनस मत लिखना। माइनस कब? डायरेक्शन कंसीडर करने के बाद। तो ये जनरल नोटेशन है, दिस इज कॉल्ड एज वेक्टर एडिशन। अब जब मैग्नीट्यूड लिखने जाओगे तब माइनस करना पड़ेगा। बड़ा वेक्टर कौन सा? कौन सा? ए बी। स्मॉल कौन सा है? ए। तो बाय रूल ऑफ वेक्टर एडिशन और सब्ट्रैक्शन हमेशा बड़े वेक्टर में से छोटे वेक्टर को माइनस करना है। ये इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2 दोनों सेम है, दे आर नॉट डिफरेंट। सिर्फ इतना है कि ये दिस वन इज वेक्टर फॉर्म, दिस इज स्केलर फॉर्म। स्केलर फॉर्म में जब लाते हो तब डायरेक्शन देखने के बाद बीच में माइनस कर देना। EB था टुवर्ड्स पॉजिटिव, EA था टुवर्ड्स नेगेटिव। EB का मैग्नीट्यूड ज्यादा है तो EB माइनस EA। गुड। देन you know electric field due to B is 1 upon 4 pi epsilon 0 QB upon distance of B का square. So this will be 1 upon 4 pi epsilon 0 QB मतलब Q और distance of B from point P is R minus L का square. Similarly, electric field due to A will be 1 upon 4 pi epsilon 0 charge at A. अब चार्ज एट ए को माइनस नहीं लिखना है, मैंने कल भी बताया था। क्यों नहीं लिखना है? तो आपने माइनस ऑलरेडी लिख दिया ना यहाँ पे डायरेक्शन देख के। तो डबल डबल माइनस करोगे तो प्लस हो जाएगा वो। या तो फिर वहां पे माइनस मत करो, यहाँ पे इसको प्लस लिखो। यहाँ प्लस लिखते हो अगर तो यहाँ पे आपको माइनस करना पड़ेगा। अब इफ हियर यू राइट डाउन नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव क्यों लिखा था? बिकॉज ऑफ डायरेक्शन। डायरेक्शन कहाँ से है? बिकॉज ऑफ नेगेटिव चार्ज। अगर ये चार्ज नेगेटिव होता ही नहीं तो डायरेक्शन टू द लेफ्ट होता क्या? तो क्या होता? हाँ, तो डबल डबल मत करो, एक बार यहाँ पे माइनस तो यहाँ पे माइनस नहीं करो। डिस्टेंस कितना है? R प्लस एल स्क्वायर। इसको बोल रहा हूँ मैं इक्वेशन नंबर 3। अब ये इक्वेशन नंबर 3 हम इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो EA पता है, EB पता है, तो यू हैव E इक्वल टू EB माइनस EA। EB is 1 upon 4 pi epsilon 0 Q upon R minus L का स्क्वायर माइनस EA is 1 upon 4 pi epsilon 0 Q upon R plus L का स्क्वायर। क्या क्या कॉमन निकलेगा? कॉमन निकाल लो, क्या कॉमन निकलेगा? Q upon 4 pi epsilon 0। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 कॉमन आ गया। 1 अपॉन R माइनस एल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन R प्लस एल स्क्वायर क्रॉस क्रॉस। तो Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 R प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस R माइनस एल का स्क्वायर अपॉन R माइनस एल स्क्वायर इंटू R प्लस एल स्क्वायर। ओके, तो अब ये a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर और a माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर को एक्सपांड करना पड़ेगा। तो यू विल गेट दिस इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 R प्लस एल का स्क्वायर इज R स्क्वायर प्लस 2RL प्लस एल स्क्वायर माइनस माइनस R स्क्वायर माइनस 2RL प्लस एल स्क्वायर। अब मैं ये ब्रैकेट को यहीं पे ओपन कर देता हूँ। इफ आई ओपन दिस ब्रैकेट R स्क्वायर विल बिकम नेगेटिव, ये हो जाएगा पॉजिटिव और ये हो जाएगा नेगेटिव। गुड। देन इसके बाद डिनोमिनेटर में R माइनस एल और R प्लस एल दोनों का स्क्वायर था, तो दोनों के स्क्वायर को लिख दिया मैंने कॉमन, तो कॉमन स्क्वायर आ गया। क्लियर यहाँ तक? This is equal to Q upon 4 pi epsilon 0 cancel 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 cancel। तो 4 टाइम्स ऑफ RL 2RL और 2RL, मैं 4 टाइम्स ऑफ RL को लिखता हूँ 2R इंटू 2L इंटेंशनली। और दिस वन इज A माइनस बी इंटू A प्लस बी, तो A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का स्क्वायर। Q इंटू 2L ये था इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ये क्या है? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। डिनोट किससे करते हो? P से। तो ये आ जाएगा P, तो ये आएगा आपके पास 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 2PR 2R और ये Q इंटू 2L इज P
अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का स्क्वायर। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट along the axis of dipole। यहाँ तक क्लियर? गुड। अब इसमें हमने एक स्पेशल केस देखा था। वो स्पेशल केस था इफ द डिस्टेंस फॉर द डिस्टेंस आर डिस्टेंस इज वेरी वेरी ग्रेटर देन लेंथ ऑफ द डाइपोल। मतलब जिस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, दैट पॉइंट इज अ फार अवे पॉइंट। एक चार्ज नेगेटिव चार्ज यहाँ पे है, दूसरा पॉजिटिव चार्ज इज ओवर हियर। मतलब लेंथ ऑफ द डाइपोल 2l इज वेरी वेरी स्मॉल कंपेयर टू r। p पॉइंट इज फार अवे पॉइंट। तो ऐसे केसेस में इक्वेशन थोड़ा सा मॉडिफाई होता है। और नॉर्मली जेई नीट में सीईटी में क्वेश्चंस नॉर्मली मॉडिफाइड इक्वेशन पे आते हैं। वो ऐसा बोलते नहीं है, पर यू हैव टू अज्यूम कि अगर आपको अगर लेंथ ऑफ डाइपोल बताया नहीं, अगर आपको L12 पता ही नहीं है, तो क्या करोगे फिर? तो assumption होता है, क्या assumption होता है? पॉइंट इज फार अवे। मतलब इफ r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन l, तो डेफिनेटली r स्क्वायर इज आल्सो वेरी वेरी ग्रेटर देन l स्क्वायर। तो देयरफॉर r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू r स्क्वायर। So therefore, in that case, electric field will become 1 upon 4 pi epsilon 0 2pr r square minus l square मतलब r square के square का r is to 4, एक r cancel। So you will get 1 upon 4 pi epsilon 0 2p upon r cube। यह है इलेक्ट्रिक फील्ड along the axis at a far away point। तो हमने यहाँ तक कल कवर किया था। अब we'll start with the next topic, that is electric field intensity। जैसे यहाँ पे पहला केस था at an axial point, वैसे अब सेकंड केस है at an equatorial point। केस नंबर 2, at an equatorial point। तो यहाँ पे वेक्टर्स का एप्लीकेशन बहुत ज्यादा है, तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए वेक्टर्स। वी विल सी। तो ध्यान दो पहले यहाँ पे, यू नीड टू पे अटेंशन हियर। हमारे पास डाइपोल है, और वेल बाय द वे, वो जो लास्ट स्पेशल केस देखा था वेयर r इज वेरी वेरी लेस देन l, इसको एक नाम है शॉर्ट डाइपोल। क्या बोलते हैं इसको? शॉर्ट डाइपोल। तो शॉर्ट डाइपोल वर्ड यूज करना मतलब ये इक्वेशन आने वाला है वहां पे। तो नाउ वी हैव अगेन इलेक्ट्रिक डाइपोल। नोटेशन में सिंबल्स में सेम रखूंगा, आई विल कीप द सेम सिंबल। पहले पूरा डायरेक्शन समझ लेंगे वापस से वही। दिस इज नेगेटिव चार्ज माइनस क्यू, दिस इज पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू। इसका लोकेशन ए है, इसका लोकेशन बी है। ये एक्सियल लाइन है, हमको कहाँ फाइंड करना है अब? इक्वेटोरियल लाइन पे। और आपको याद होगा इक्वेटर मतलब क्या? स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर of the dipole and is perpendicular to the axis of dipole। ये आ गया इक्वेटोरियल लाइन, राइट? तो दिस इज इक्वेटोरियल लाइन। इस इक्वेटोरियल लाइन पे समवेयर किसी एक जगह पे यू हैव अ पॉइंट, सम पॉइंट अगेन P। इस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है हमको ड्यू टू डाइपोल। एंड अगेन आई टोल्ड यू कि सारे के सारे डिस्टेंसेस मेजर होंगे विद रिस्पेक्ट टू सेंटर। मतलब ये जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज अगेन r, दिस इज स्मॉल r डिस्टेंस। गुड, राइट? तो याद रखना है दिस इज अ डिस्टेंस विच इज स्मॉल r, राइट? अब दो चार्जेस है, माइनस और प्लस। तो P पॉइंट पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, किसका किसका? माइनस और प्लस का। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जनरली क्या होता है? टुवर्ड्स या फिर अवे। नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा टुवर्ड्स। तो ये डायरेक्शन आ गया, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज एट ए, टुवर्ड्स है। सिमिलरली P पॉइंट पे पॉजिटिव Q का फील्ड विल बी अवे, तो ये आ जाएगा डायरेक्शन। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब अवे है ना, मैं थोड़ा सा एक्सटेंड कर देता हूँ, इजी होता है समझने में, थोड़ा सा एक्सटेंड कर दो इसको। ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड
at point P due to charge at B. Due to charge at B. This is electric field due to B. यहाँ तक क्लियर? डायरेक्शन यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है. अगर आप डायरेक्शन गलत दिखाते हो तो डेरिवेशन आगे समझेगा नहीं. लेट अस से ये एंगल थीटा है. दिस इज थीटा. अगर ये थीटा है देन मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देता हूँ. अब समझ लेना, जब भी आप हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर रहे मतलब कंपोनेंट्स करने पड़ेंगे. यू हैव टू डू कंपोनेंट्स. ये एंगल थीटा, तो दिस एंगल इज आल्सो थीटा. वेरी गुड. क्यों? ये करस्पॉन्डिंग एंगल. अब ईबी, इसके दो कंपोनेंट्स. ईबी का एक कंपोनेंट यहां जाएगा. एंगल को एडजेसेंट कंपोनेंट हमेशा कॉस कंपोनेंट होता है. तो ये कौन सा कंपोनेंट है? कॉस. कॉस मतलब ईबी कॉस थीटा. और एक कंपोनेंट यहाँ आएगा. कौन सा? ईबी साइन थीटा. तो दिस कंपोनेंट हियर इज ईबी साइन थीटा. रिमेंबर, इसको थोड़ा सा और मुझे हटाना पड़ेगा यहाँ से. ठीक है, फाइन. तो दिस इज ईबी साइन थीटा एंड दिस इज ईबी कॉस थीटा. इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, इसको बोलते हैं वर्टिकल कंपोनेंट. नाउ सिमिलरली you also have to find the components of EA. तो EA के कौन से कंपोनेंट्स होंगे? कैसे करोगे? कैसे करोगे कंपोनेंट्स? डेफिनेटली ये कहाँ पॉइंट कर रहा है? थर्ड क्वाड्रेंट में. तो इसका एक कंपोनेंट यहाँ जाएगा, राइट, और इसका एक कंपोनेंट यहाँ नीचे आएगा, राइट. तो डेफिनेटली यहाँ पे एक कंपोनेंट है और यहाँ पे एक कंपोनेंट है, वो ठीक है. लेकिन एंगल्स कौन सा कॉस, कौन सा साइन? ये कौन सा है? कॉस है. साइन है. कैसे साइन है, कैसे कॉस? सही बता दो. आई वांट टू नो कौन सा एंगल, कैसे एंगल्स लिए? हाउ आर यू कंसीडरिंग एंगल? आई वांट टू नो. और यस, वैसे भी कर सकते हो, वो भी एक ऑप्शन है. यू कैन डू. ये कितना है? वेरी गुड. वो थीटा, तो ये भी कितना? ये कितना? 90 प्लस थीटा प्लस सम एंगल एक्स विच आई डोंट नो, बराबर, इज इक्वल टू 180. तो एक्स इक्वल टू 180 माइनस 90 माइनस थीटा. तो नहीं, माइनस थीटा. ये एक्स क्या आएगा? ये एंगल क्या था? थीटा था. ये एंगल था थीटा, बराबर. तो थीटा प्लस एक्स प्लस 90 कितना आ गया? 180. तो एक्स क्या आएगा? 180 माइनस 90 माइनस थीटा. तो एक्स कितना आएगा? 90 माइनस थीटा. तो एक्स को लग के जो कंपोनेंट है वो कौन सा कंपोनेंट है? कॉस. एडिशन कंपोनेंट में से कौन होता है? कॉस. किसका कॉस? ई ए का कॉस. ई ए कॉस. लेकिन एंगल थीटा नहीं है वहां पे. कौन है? हाँ, व्हाट इज कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा? साइन थीटा, बराबर. तो दैट इज वाई ये जो कंपोनेंट है ये वापस से बन गया साइन कंपोनेंट. आया समझ में? तो एंगल्स पे ध्यान होना चाहिए. अगर आपके एंगल्स मतलब ज्योमेट्री क्लियर नहीं है तो फिर डिफिकल्ट होगा बहुत. तो रिमेंबर दिस. डायग्राम दे देते हैं बुक में लेकिन समझ में नहीं आता कौन सा एंगल कहाँ से है, तो समझना पड़ेगा. यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये 90 माइनस थीटा है. तो ये जो कंपोनेंट है ये का, ये कॉस कंपोनेंट है, लेकिन कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा है, मतलब ये आ जाएगा साइन थीटा. तो ये कंपोनेंट आपका आ गया ई ए साइन थीटा. ई ए साइन थीटा. और ये जो कंपोनेंट है ये आ जाएगा ई ए कॉस थीटा. ई ए कॉस थीटा. यहाँ तक क्लियर? गुड. अब इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड करता है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज और डिस्टेंस के स्क्वायर पे, बराबर. ये डिस्टेंस है एल, ये डिस्टेंस है एल. इस डिस्टेंस को मैं फॉर द टाइम भी कुछ तो नाम देना है, ठीक है. ये बी से पी तक का डिस्टेंस का नाम है, इसको बोल देता हूँ डिस्टेंस ऑफ बी फ्रॉम पी.
इसको बोलता हूँ डिस्टेंस ऑफ ए फ्रॉम पी। ये दोनों सिमिलर ट्राइंगल है और दोनों राइट एंगल ट्राइंगल है, और आर ए पी और आर बी पी दोनों हाइपोटेन्यूज है, तो दोनों सेम आएंगे। क्या आएगा? अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये भी उतना ही आएगा, आएगा उतना ही। डिस्टेंस तो सेम है, तो रिमेंबर दिस, डिस्टेंस ऑफ ए फ्रॉम पी एंड डिस्टेंस ऑफ बी फ्रॉम पी इज अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अंडर रूट मतलब रेज टू हाफ। यहाँ तक क्लियर? गुड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू ए और इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू बी, इन दोनों का मैग्नीट्यूड आएगा सेम, क्योंकि दोनों के चार्जेस का मैग्नीट्यूड है सेम, दोनों के डिस्टेंसेस भी है सेम। डिस्टेंस का स्क्वायर होता है कि नहीं? डिस्टेंस का स्क्वायर होता है ना। यहाँ पे डिस्टेंस कितना है? आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर रेज टू हाफ, उसका स्क्वायर मतलब स्क्वायर रूट ऑफ स्क्वायर कैंसल, तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, मैग्नीट्यूड आ गया सेम। अगर मैग्नीट्यूड सेम आया तो ई बी साइन थीटा, इसको मैं नाम देता हूं, मैं इसको बोलता हूँ ई, तो ई बी साइन थीटा और ई ए साइन थीटा, ये दोनों के दोनों आ गए सेम, विच इज इक्वल टू ई साइन थीटा, क्योंकि ई बी और ई ए का मैग्नीट्यूड क्या था? सेम था। तो इक्वल बट अपोजिट वेक्टर्स क्या होता है? कैंसिलेशन होता है कि नहीं? अरे ये ई ए ई बी साइन थीटा ऊपर है, इसकी वैल्यू क्या है? ई साइन थीटा। ई ए साइन थीटा नीचे है, इसकी वैल्यू क्या है? ई साइन थीटा। तो ये ई बी साइन थीटा और ई ए साइन थीटा, आर दे इक्वल इन मैग्नीट्यूड? यस। आर दे अपोजिट इन डायरेक्शन? यस। आर दे स्टार्टिंग फ्रॉम सेम पॉइंट? यस। तो विल दे कैंसल आउट? यस। तो खत्म, ये दोनों उड़ गए। यहाँ कौन सा कंपोनेंट बचा फिर? लकीली लकीली कॉस कंपोनेंट दोनों सेम डायरेक्शन में है। अगर एक कॉस राइट साइड में था तो वो भी कैंसिल हो जाते, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होता जीरो। तो आप देखोगे 12th में नेट पोटेंशियल जीरो होता है इक्वेटोरियल लाइन पे, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, पोटेंशियल बिकम्स जीरो, वो 12th में। अब इसका मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ई नेट विल बी इक्वल टू ई ए कॉस थीटा प्लस ई बी कॉस थीटा, ई ए कॉस थीटा प्लस ई बी कॉस थीटा। लेकिन ई बी और ई ए दे आर इक्वल, विच इज ई कॉस थीटा प्लस ई कॉस थीटा, मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज 2e कॉस थीटा। लेकिन ई क्या है? 1/2 इंटू ई इज 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। What is cos theta? Adjacent side upon adjacent side is L. Hypotenuse is R square plus L square का root. So cos theta is adjacent side L upon R square plus L square का root. Root मतलब raise to correct. ये raise to 1 और ये raise to half. Base same, तो power का addition. तो ये बन जाएगा 2 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू, और साइड में एल था एल, और आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, एक का पावर 1 है, एक का हाफ है, हाफ प्लस 1 इज 3/2। व्हाट इज 2QL? भूल गए? 2QL, 2L इंटू क्यू। व्हाट इज 12 इंटू क्यू? पी। तो न्यूमरेटर में क्या आएगा? P। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर रेज टू 3/2। This is the equation for electric field at an equatorial point. अब वापस से वही केस इमेजिन करो जिसमें शॉर्ट डाइपोल था, और जिस पॉइंट पे हमको फील्ड फाइंड करना है वो फार अवे पॉइंट है, and a dipole is a short dipole. In that case, वापस से क्या लिखोगे आप? R is very less than L. R is less than L. No, sorry, R is greater than L. R is greater than L. So R square is very greater than L square. So R square minus या plus L square is approximately equal to R square. Substitute कर दोगे
तो इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू 1/4πε0 P अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर इज R स्क्वायर रेज टू 2 और 2 कैंसल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ गया 1/4πε0 P अपॉन Q। ये कहाँ फाइंड किया आपने? इक्वेटर। और अगर आपको याद होगा एक्सिस पे, मैंने इसलिए आज रिवाइज करवा दिया वो, द रीजन वाज टू कंपेयर 1/4πε0। एक्सियल केस में यहाँ पे क्या आता है 2। मैं एक काम करता हूँ, 2 आता है ना, इस 2 को हम लोग बाहर लिख लेंगे। तो यहाँ पे ये जो 2 था, सॉरी ये 2 यहाँ पे लिख लिया, करेक्ट, P अपॉन R क्यूब। व्हाट इज दिस? 1/4πε0 P बाय R क्यूब क्या है? इक्वेटोरियल इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब एक्सियल इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ इक्वेटोरियल इलेक्ट्रिक फील्ड, बट फॉर द केस व्हेन R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन L। यहाँ तक क्लियर? यस। मैं वापस एक बार डायरेक्शन रिपीट करूंगा एंड दिस टाइम वी विल गो लिटिल स्लो। तो पहले कभी भी एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन, दैट इज डन, प्रोसेस समझ लो वापस से, और दिस टाइम वी विल आल्सो गो ऑन एडिंग फ्यू सेंटेंसेस। बाकी थ्योरी आपको नोट्स में मिल जाएगा, डजंट मैटर रियली, वो है वहाँ पे। और अगेन थोड़े करेक्शंस है, और मैंने जानबूझ के वो टेक्स्ट बुक में से उठा के एज इट इज डाल दिया वहाँ पे, क्योंकि टेक्स्ट बुक में करेक्शन मतलब नोट्स में करेक्शन, मतलब अगर आप टेक्स्ट बुक भी रेफर कर रहे हो तो करेक्शन करने पड़ेंगे, राइट। तो जानबूझ के मैंने वो रखा है वहाँ पे। थोड़े से प्रिंटिंग मिस्टेक्स रहते हैं टेक्स्ट बुक में, दोज हु रेफर टू टेक्स्ट बुक यू नीड टू करेक्ट देम। अब वी विल स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच अगेन, पूरा डायग्राम वापस से along with important points, and we will keep it very simple। ज्यादा हाई फाई लैंग्वेज यूज नहीं करेंगे हम, we will just keep it very simple। तो टू स्टार्ट ऑफ विथ हमारे पास क्या था? हमारे पास था एक डाइपोल। हमारे पास एक डाइपोल है, डाइपोल में 2 चार्जेस है, एक है नेगेटिव चार्ज, एक है पॉजिटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज -q इज लोकेटेड एट पॉइंट A एंड पॉजिटिव चार्ज इज लोकेटेड एट पॉइंट B। तो ये था A पॉइंट -q का लोकेशन, ये है B पॉइंट +q का लोकेशन, करेक्ट। तो कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल consisting of equal but opposite charges, -q and +q located at point A and B respectively। क्लियर? फिर इक्वेटोरियल पॉइंट पे, एक इक्वेटोरियल लाइन पे एक पॉइंट लेना है, सम पॉइंट P। कंसिडर अ पॉइंट P कहाँ पे? इक्वेटोरियल लाइन पे। व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम सेंटर ऑफ द डाइपोल? R। इस डिस्टेंस को R मान लेना, दिस डिस्टेंस इज R। तो डिस्टेंस इज ऑलवेज मेजर फ्रॉम सेंटर, तो ये डिस्टेंस आ गया R। क्लियर? क्योंकि हमको इक्वेटर पे फाइंड करना है तो इक्वेटर पे ही पॉइंट लेना पड़ेगा। तो कंसीडर अ पॉइंट P एट इक्वेटर या फिर अलोंग द इक्वेटर, एट इक्वेटर ऑफ डाइपोल एट a distance R, distance R from its center। Let EA be the electric field कहाँ पे? at point P due to charge at A। A पे नेगेटिव चार्ज है, तो ड्यू टू नेगेटिव चार्ज है वो, ड्यू टू चार्ज at A, and EB
व्हाट इज ईबी? ईबी क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे? एट पॉइंट पी ड्यू टू चार्ज एट बी। नहीं, ड्यू टू चार्ज एट बी। बी चार्ज नहीं है, बी सिर्फ लोकेशन है, ड्यू टू चार्ज एट बी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज एट ए is directed towards A. It is directed towards A. तो इसका डायरेक्शन है towards A. This is EA. क्योंकि नेगेटिव चार्ज है तो डायरेक्टेड टुवर्ड्स A है. Then electric field due to charge at B is directed away from B. Away है because it is positive charge. So this is electric field due to charge at B. मेंशन कर दो. इलेक्ट्रिक फील्ड मैं एक काम करता हूँ, शॉर्टकट लिखता हूँ. ई ए बार इज डायरेक्टेड फ्रॉम P to A, टुवर्ड्स A मतलब फ्रॉम P to A, एंड EB इज डायरेक्टेड फ्रॉम B to P, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो आगे होगा. ए पे चार्ज है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड, इट इज फ्रॉम P to A. बी पे जो चार्ज है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इज फ्रॉम B to P, राइट? So let this is the angle theta. ये एंगल थीटा है. यहाँ पे मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दिया, तो बाय करस्पॉन्डिंग एंगल ये भी हो गया थीटा. एक बार ये थीटा आया तो अब डायरेक्टली कर दो कंपोनेंट्स. ईबी के दो कंपोनेंट्स आएंगे. ईबी का एक कंपोनेंट यहाँ पे आ गया विच इज ईबी कॉस थीटा, दूसरा आ गया वर्टिकली अप विच इज ईबी साइन थीटा. So this component here is EB cos. This is EB cos theta, and this component here is EB sin theta. EA के भी कंपोनेंट्स होंगे और ज्यादा डिटेल्स बताना नहीं है हमको. इट्स ओके, यू जस्ट हैव टू से कि ये कौन सा कंपोनेंट है, EA साइन. ये कौन सा कंपोनेंट है, EA कॉस. दैट्स इट. तो ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं है. यू आर नॉट सपोज टू राइट एवरीथिंग. सिर्फ ये लिखना, यहाँ पे बताना पड़ेगा. दिस इज EA साइन थीटा एंड दिस इज EA कॉस थीटा, राइट? गुड. देन मैग्नीट्यूड वाइज EB और EA दे आर सेम, इक्वल. क्यों? क्योंकि डिस्टेंस और चार्जेस सेम है. ये जो डिस्टेंस था RAP और जो डिस्टेंस है RBP, बोथ आर इक्वल टू R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर रेज टू हाफ. तो ये डिस्टेंस सेम, राइट? नाउ फ्रॉम डायग्राम अगर आपको ट्रिक बताता हूँ, स्टोर करने का ट्रिक है. थ्योरी पेपर में स्टोर कैसे होता है? सपोज हमको ज्यादा थ्योरी लिखना याद नहीं आ रहा है ना, तो ये लेट क्या क्या है उधर के उधर लिख के बता दो, डायरेक्शन बता दो. देन यू डोंट रिमेम्बर कि कैसा हमको लिखना है तो जरूरत ही नहीं है, डायरेक्टली बोलना फ्रॉम फिगर. फ्रॉम फिगर क्या डिस्टेंस है? डिस्टेंस क्या है फ्रॉम फिगर? डिस्टेंस ऑफ AP एंड डिस्टेंस ऑफ BP इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर रेज टू, राइट? Also magnitude of A and magnitude of B, मतलब magnitude of electric field due to A and magnitude of electric field due to B, ये दोनों है इक्वल 1/4πε0 चार्ज अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर. डिस्टेंस क्या है? R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर रेज टू हाफ. उसका स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, मतलब क्या आएगा? R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर. इसको बोल देना E. Then from diagram, again from figure, vertical components of EA and EB cancel out because they are equal but opposite. Now vertical components of
electric field due to charge at A and electric field due to charge at B cancel out, since they are equal but opposite. They are equal but opposite to each other, of course. Now that's clear. Horizontal components will add up because they are pointing in the same direction. Horizontal components will add up and will give net electric field and will give net या फिर resultant electric field. Net electric field at कौन से point पे find कर रहे थे? At point P. Good. Therefore E net electric field is equal to EB cos theta plus EA cos theta. Magnitude wise EB and EA are same, so E cos theta plus E cos theta. इसका मतलब ये आ गया 2E cos theta. E तो पता है, E हमको इक्वेशन नंबर 1 से पता है, cos theta हमको डायग्राम से मिल जाएगा. अगेन फ्रॉम फिगर, cos theta ये है एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूस. एडजेसेंट साइड इज L, hypotenuse is r square plus l square raised to half. देख लो एडजेसेंट साइड, ये डिस्टेंस L था, ये भी L है. एडजेसेंट साइड इज L, हाइपोटेन्यूस इज r square plus l square का रूट, तो r square plus l square raised to half. आ गया. गुड. इक्वेशन नंबर 2, इसको बोलता हूँ इक्वेशन नंबर 3. बेटर, दिस इज कॉल्ड एज इक्वेशन नंबर 2. तो सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 1. इक्वेशन नंबर 1 ने क्या दिया हमको? E का वैल्यू. सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 3 इन इक्वेशन नंबर 2. नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज 2E cos theta 2E. E है 1/4 pi epsilon 0 Q upon r square plus l square. cos theta है L upon r square plus l square raised to half. बेस सेम, पावर का एडिशन. Therefore E net equal to 1/4 pi epsilon 0. चार्ज और 2L को क्लब कर लिया मैंने, 2 और L को साथ में लाए, उसको बोलता है क्लब करना. r square plus l square, एक का पावर 1 था, दूसरे का पावर हाफ था, 1 plus half. Therefore E net is equal to 1/4 pi epsilon 0. ये क्या है? P. और ये आ जाएगा r square plus l square raised to 3/2. But this is nothing but electric field at a point along equator. तो मिल गया आपको इक्वेटोरियल इलेक्ट्रिक फील्ड. करेक्ट. गुड. कंपैरिजन याद रखो. उस केस में जनरल केस मतलब शॉर्ट डाइपोल की बात नहीं कर रहा हूं मैं यहाँ पे. वहां पे नीचे था r square minus l square whole square. करेक्ट. r square minus l square का स्क्वायर, और ऊपर था 2pr, ऊपर 2pr, नीचे r square minus l square का स्क्वायर. ये याद रखना जरूरी है क्योंकि 2 साल 1.5 साल के बाद एग्जाम होगा, तब इस पे क्वेश्चन आएंगे. और ये पता है तो मैंने पहले ही बताया, मैग्नेटिक फील्ड के इक्वेशन सेम आते हैं. तो मैग्नेटिक फील्ड में सिर्फ P की जगह पे आएगा म्यू, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, बाकी मोर और लेस सेम. गुड. तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पता होना मतलब मैग्नेटिक फील्ड का सब कुछ पता होना. तो वहां पे था, चेक कर लो, यू नीड टू रिमेंबर दिस, भूल के नहीं चलेगा. देखो 2pr अपॉन r square minus l square का स्क्वायर. और फॉर इक्वेटोरियल फील्ड इट इज ऊपर सिर्फ P, ना 2 ना r, नीचे r square plus l square raised to 3/2. स्पेशल केस अगर आप देखोगे, if r is very greater than L, then directly r square plus l square is approximately equal to
r square. Therefore, equatorial field for a short dipole for a faraway point is 1 upon 4 pi epsilon 0 p upon r square raised to 3 by 2. मतलब equatorial field is 1 upon 4 pi epsilon 0 p upon r cube. ये आ गया equatorial field. है तो क्लियर? अब जस्ट फॉर द सेक ऑफ कंपैरिजन सिर्फ कंपेयर करना है, बट वी नो दैट what do you know is what is axial electric field? 1 upon 4 pi epsilon 0 2p upon r cube, right? Therefore axial electric field e axis 2 अलग कर लो, 1 upon 4 pi epsilon 0 p upon r cube, p upon r cube. लेकिन ये क्या है? What is this? This is equatorial electric field. So axial electric field is 2 times of equatorial electric field. अब क्वेश्चन कैसे आते हैं? बहुत बार ऐसा दिया होता है, the ratio of equatorial to that of axial field is equal to 1 by 2. Equatorial to that of axial to that of equator is 2. करेक्ट? ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो यू कैन जस्ट सॉल्व दिस. सॉल्व तो करना नहीं है, पता ही है, रेडीमेड है. कई बार ऐसा पूछेंगे व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द डाइपोल, व्हाट इज द लेंथ ऑफ डाइपोल, व्हाट इज 2l गिवन, व्हाट इज 2l, तो पता होना चाहिए 2l कैसे फाइंड करते हैं. तो वी विल सी दैट, बाद में देखेंगे इसको. और रिमेंबर ये एक्सियल फील्ड इज 2 टाइम्स ऑफ इक्वेटोरियल फील्ड. इट इज स्पेसिफिकली अंडर व्हाट कंडीशन? r is very very greater than l. मतलब शॉर्ट डाइपोल के लिए. किसके लिए? शॉर्ट डाइपोल के लिए. तो कंपोनेंट्स पे ध्यान देना. EB, EA, EB cos थीटा, EB sin थीटा, EA cos थीटा, EA sin थीटा, EB sin थीटा, EA sin थीटा कैंसल. EB cos थीटा plus EA cos थीटा will give you resultant electric field. Now that clear? Good. Now it is time to compare. Comparison is more important than anything else. कंपेयर क्या? सिंगल चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आप बोलोगे तो होता है 1 upon 4 pi epsilon 0 q by r square. तो जेई नीट में क्वेश्चन ऐसे आते हैं. इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल is directly proportional to, is inversely proportional to electric field due to monopole. Monopole मतलब single charge. It is inversely proportional to r square. Electric field due to dipole is inversely proportional to r cube. है क्या r cube यहाँ पे? Yes. तो कंफ्यूज होने का काम नहीं है. जब डाइपोल बोला होगा, शॉर्ट डाइपोल होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू r cube, 1 upon r cube, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r cube. है तक क्लियर? गुड. लास्ट टॉपिक जो हमारा रह गया, थ्योरी टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, विच इज basically it is like a connecting bridge between 11th electrostatics and 12th electrostatics. बहुत इजी है, थ्योरी टॉपिक है. 11th के इलेक्ट्रोस्टैटिक से 12th के इलेक्ट्रोस्टैटिक में ट्रांजिशन करना है तो दो चीजें इंपॉर्टेंट है, गॉस लॉ और ये टॉपिक. दिस इज कॉल्ड एज कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. बहुत सिंपल टॉपिक है. वी विल नॉट स्पेंड मच टाइम ऑन दिस. वेरी सिंपल. कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. अब सबसे पहले कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है मैंने आपको पहले ही बताया था. सपोज हमारे पास पॉइंट चार्जेस है. एक पॉइंट चार्ज है, फिर देयर इज नथिंग, फिर दूसरा पॉइंट चार्ज है, फिर देयर इज नथिंग, फिर देयर इज अनदर पॉइंट चार्ज एंड देन नथिंग. ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन को आप बोलते हो कंटिन्यूअस. क्या बोलते हैं इसको? कंटिन्यूअस. कंटिन्यूअस बोलते हैं ना. डिस्क्रीट बोलते हैं इसको. क्या बोलते हैं इसको? डिस्क्रीट. डिस्क्रीट मतलब दो चार्जेस के बीच में देयर इज एम्प्टी स्पेस. बट इफ द चार्जेस आर basically distributed very close to each other, these are called as continuously distributed charges. So this distribution is called as continuous charge distribution. अब एक अल्टरनेट डेफिनेशन भी होता है इसका. कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मतलब डिफाइन कैसे करेंगे? तो व्हाट दे से इज, सपोज एक पॉइंट है P,
मुझे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। अगर इस पी पॉइंट का डिस्टेंस चार्जेस जहां पे है वहां से बहुत ज्यादा हुआ, और जो चार्जेस थे, चार्जेस 2 चार्ज है, 3 चार्ज है, 4 चार्ज है, 5 चार्ज है, 6 चार्ज है, वट एवर इट इज, इफ यू लुक केयरफुली, अगर आप अच्छे से देखोगे तो दीज आर नॉट एक्चुअली कंटिन्यूअस, दीज आर डिस्क्रीट, करेक्ट। बट वेट, जहां पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है वो पॉइंट, दैट पॉइंट इज अ फार अवे पॉइंट। तो जिस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है वो पॉइंट बहुत दूर है। इसका मतलब डिस्टेंस ऑफ point P where you are supposed to find out electric field is very large compared to the distance between any two charges. So such a configuration will be not called as discrete but will be called as continuous. क्यों? रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं। लेट्स टेक रियल लाइफ एग्जांपल। मेरे पास दो ऑब्जेक्ट है विच आर सेपरेटेड बेसिकली। सपोज दोनों में डिस्टेंस है 15 सेंटीमीटर, इतना डिस्टेंस है। और आप जब इन दो बॉडीज को पास से देखोगे तो क्या दिखेगा? अलग अलग दिखेगा। दूर जाओ और दूर जाओ, जैसे जैसे आप दूर जा रहे हो यू सी दैट द डिस्टेंस बिटवीन द टू बॉडीज इज बिकमिंग लेस 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 लेस। और अगर आप बहुत ही दूर पहुंच गए तो यू विल सी द टू सिस्टम एज वन सिंगल सिस्टम। तो डिपेंड करता है पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन पे, यहाँ पे डिपेंड करता है इलेक्ट्रिक फील्ड कौन से पॉइंट पे फाइंड करना है, उसका डिस्टेंस कितना है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से। अनदर रियल लाइफ एग्जांपल, स्टार्स। यू नो, जितने भी आप स्टार्स देखते हो यू कैन सी अराउंड 6000 स्टार्स विथ नेकेड आई, मतलब विदाउट द हेल्प ऑफ टेलीस्कोप, ओनली 6000, राइट, इन अंडर अ क्लीन स्काई। विंटर में सिटी से बहुत बाहर जाके जहाँ पे लाइट पोल्यूशन नहीं है यू कैन सी अराउंड 6000 स्टार्स। लेकिन हमारे गैलेक्सी में बिलियंस ऑफ स्टार्स है, बिलियन मतलब 10⁻⁹ स्टार है। उसमें से 60% से ज्यादा स्टार बाइनरी सिस्टम है, यू नो बाइनरी सिस्टम। हाँ, वो ट्विन होते हैं, वो दे आर नॉट सिंगल। हमारा स्टार सिंगल है लेकिन 60% से ज्यादा स्टार दे आर ट्विन्स, मतलब जोड़ी है वो। हमको दिखता है क्या? हमको दिखता है सिंगल। क्यों? फार अवे पॉइंट। तो मैं अभी लिखूंगा तो नहीं लेकिन नोट्स में आपको मिलेगा। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किसको बोलोगे? व्हेन द पॉइंट वेयर वी वांट टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड, the distance of that point is very large compared to the average distance between charges, then such a charge distribution is said to be continuous charge distribution. तो सच में या तो चार्जेस कंटिन्यूअस ही डिस्ट्रीब्यूटेड है, दे आर वेरी क्लोज, देयर इज नो डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस, या तो सच में कंटिन्यूअस है या फिर अदरवाइज the distance between them is too small compared to the distance of the point where you are finding out electric field. ये दोनों ही कॉन्फ़िगरेशन को आप बोलते हो कंटिन्यूअस चार्ज कॉन्फ़िगरेशन। मतलब क्लियर? अब कंटिन्यूअस चार्ज कॉन्फ़िगरेशन में 3 टाइप आते हैं। टाइप नंबर 1, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जिसको आप लीनियर चार्ज डेंसिटी भी बोलते हो। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। नंबर 1, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इसको हम बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेंसिटी इन जनरल? मास अपॉन वॉल्यूम। मैंने आपको पहले भी बताया था, हुआ है हमारा ये डेंसिटी, मैंने आपको लेक्चर में बताया है। पहली बात तो 2 टाइप के डेंसिटी होता है, एक होता है नंबर डेंसिटी, एक होता है मास या फिर चार्ज डेंसिटी। नंबर डेंसिटी में आप सिर्फ नंबर काउंट करते हो। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अगर यहाँ पे 1 मीटर लिया, 1 मीटर, दिस बेंच इज 1 मीटर। जो आपका स्टैंडर्ड बेंच साइज होता है ना वो 1 मीटर होता है। तो 1 मीटर में कितने लोग बैठे हो? 2। तो व्हाट इज द नंबर पर मीटर? 2, करेक्ट। तो इसको आप यूनिट क्या लिखोगे? 2 पर मीटर, मतलब 1/मीटर। तो यू आर जस्ट काउंटिंग द नंबर हियर। आपने मास काउंट किया क्या? नहीं। अब आप जो 2 स्टूडेंट बैठे हो, लेट अस से हर एक का मास 50 किलोग्राम है। अब मुझे बताओ व्हाट इज द मास पर यूनिट लेंथ? 100। 1 मीटर में कितना है? 100। तो डेंसिटी हमेशा मास अपॉन वॉल्यूम नहीं होता। पहले बात तो डेंसिटी 2 टाइप का है, एक है नंबर डेंसिटी, एक है मास या फिर चार्ज डेंसिटी, राइट। और डेंसिटी में फिर दोनों में 3 टाइप है।
एक है डेंसिटी मतलब लीनियर डेंसिटी, 1 मीटर में कितना मास। फिर है सरफेस डेंसिटी मतलब 1 यूनिट एरिया में, 1 मीटर स्क्वायर एरिया में कितना मास, उसको बोलते हो सरफेस डेंसिटी, या फिर उसका और एक नाम है सुपरफिशियल डेंसिटी। और तीसरे टाइप का डेंसिटी होता है वॉल्यूम डेंसिटी। हम जो नॉर्मली यूज करते हैं हम बोलते हैं वॉल्यूम डेंसिटी। मैं वापस बता देता हूँ आपको, मैंने ऐसा एक ट्री डायग्राम भी ड्रॉ करके दिया था। आई डोंट नो व्हाई यू डोंट रिमेम्बर, यू मस्ट रिमेम्बर। हमने किया है ये डेफिनेटली चैप्टर नंबर 1 में, जब हम जब हम डेंसिटी के डायमेंशंस फाइंड कर रहे थे तब मैंने आपको बताया था डेंसिटी एक होगा नंबर डेंसिटी। नंबर डेंसिटी मतलब 1/मीटर, 1/मीटर स्क्वायर, 1/मीटर क्यूब, मतलब L⁻⁻⁻1, L⁻², या फिर L⁻3। या एक होगा इन जनरल मास डेंसिटी या फिर चार्ज डेंसिटी। इन दोनों में तीन तीन टाइप थे। हाउ मेनी ऑब्जेक्ट्स यू हैव पर यूनिट लेंथ, 1 मीटर में कितने ऑब्जेक्ट्स कितने पार्टिकल्स। एक है हाउ मेनी ऑब्जेक्ट्स हाउ मेनी पार्टिकल्स यू हैव पर यूनिट एरिया। मैंने मुंबई का एग्जांपल भी दिया था आपको। मैंने बोला था मुंबई का डेंसिटी ज्यादा है, तो मैंने पूछा था व्हाट डू मीन बाय पॉपुलेशन डेंसिटी, व्हाट इज पॉपुलेशन डेंसिटी, हाउ मेनी पीपल लिव पर स्क्वायर किलोमीटर, राइट। तो तभी भी बताया था मैंने आपको ये। तो यहाँ पे तीन है, लीनियर नंबर डेंसिटी, सरफेस नंबर डेंसिटी, वॉल्यूम नंबर डेंसिटी। वॉल्यूम नंबर डेंसिटी नॉर्मली आप 12th में काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में देखोगे। यूनिट वॉल्यूम में कितने गैस के मॉलिक्यूल्स, हाउ मेनी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस आर देयर पर यूनिट वॉल्यूम। 1 मीटर बाय 1 मीटर बाय 1 मीटर का क्यूब बना लिया, उसमें गैस को डाल दिया, उस 1 मीटर बाय 1 मीटर बाय 1 मीटर के क्यूब में गैस के कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, दैट इज वॉल्यूम नंबर डेंसिटी। सिमिलरली यही तीन यहाँ पे भी थे, यहाँ पे भी थे। लीनियर मास डेंसिटी, मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था एग्जैक्टली इस स्टिक का। मैंने आपको बोला था इमेजिन इमेजिन इस स्टिक का मास है 20 किलोग्राम, इसका लेंथ है 10 मीटर, तो पर मीटर में कितना मास, 2 किलोग्राम पर मीटर। तो इसके जो डायमेंशन आते हैं ना, ऐसा यूनिट आता है 1/मीटर, डायमेंशन आता है L⁻⁻1, इसका आता है 1/मीटर स्क्वायर, दिस इज L⁻², इसका आता है 1/मीटर क्यूब, L⁻⁻3। यहाँ पे मास की बात कर रहे हो तो फिर किलोग्राम पर मीटर, मतलब M⁻1 L⁻⁻1। सरफेस, एक गिवन सरफेस पे मैंने ये भी बताया था, मान लो 20 किलोग्राम टोटल मास है और टोटल सरफेस एरिया है 10 मीटर स्क्वायर, तो पर मीटर स्क्वायर में कितना, 2, राइट। तो 2 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर, तो किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर यह आएगा M2L⁻²। और सिमिलरली जो आप नॉर्मली डेंसिटी की बात करते हो दैट इज किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अब हम नॉर्मली पर मीटर क्यूब क्यों बोलते हैं, क्यों बोलते हैं बताओ, क्यों बोलते हो, पर मीटर स्क्वायर क्यों नहीं बोलते, पर मीटर क्यूब क्यों बोलते हो। कितने डायमेंशन में जीते हो तुम, 3 डायमेंशन, सिंपल। एक पानी की बॉटल है, ये सरफेस है क्या कि वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम है। तो हम रियल लाइफ में अगर हमने लिक्विड किसी में भरा है तो वो वॉल्यूम के अंदर भरा है। मैंने देखा है कि ऐसा सरफेस के ऊपर लिक्विड भर के लाए, नहीं तो वो होगा नहीं कभी। दैट इज वाई नॉर्मली यू यूज किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अब एक छोटा सा चेंज कर देंगे, वेरी स्मॉल वेरी लिटिल चेंज। ये जो मास है ना, मास की जगह पे आप लिख सकते हो चार्ज। तो जैसे हमने डिफाइन किया था 1 मीटर में कितना मास, अब हम डिफाइन करेंगे 1 मीटर में कितना चार्ज। तो क्या आएगा ये, कूलम पर मीटर, क्या आएगा ये, कूलम पर मीटर।
इसको बोलेंगे लीनियर चार्ज डेंसिटी। जैसे वो था लीनियर मास डेंसिटी, ये आएगा लीनियर चार्ज डेंसिटी। डेफिनेटली मास नहीं है तो ये तो नहीं आएगा। कूलम चार्ज इज नॉट फंडामेंटल क्वांटिटी बट करंट इज, what is current? चार्ज अपॉन टाइम। तो व्हाट इज चार्ज करंट इनटू टाइम? करंट मतलब a रेज टू 1, टाइम मतलब t रेज टू 1। तो डायमेंशन क्या आएंगे? a1 t1 l माइनस 1। उसके बाद एक यूनिट एरिया में कितना चार्ज, तो क्या बोलेंगे उसको? सरफेस चार्ज डेंसिटी कूलम पर मीटर स्क्वायर। मतलब वापस से a1 t1 l माइनस 2, a1 t1 l माइनस 2। समझ में आ रहा है? और गोइंग बाउंसर बराबर है चार्ज पर मीटर स्क्वायर है वो। इट इज नॉट चार्ज स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर। वो मास था, ये चार्ज है। m2 लिया था हमने, m2 लिया था तो m1 कर दो इसको, फिर ठीक है। अब ओके, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ओके गुड, अभी क्लियर? ओके देन दिस इज चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब a1 t1 l3, a1 t1 l3 वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। करेक्ट। लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी मतलब हर एक मीटर में कितना चार्ज। अब हर एक मीटर की बात कर रहे हो, लीनियर बोल रहे हो, तो ऑब्जेक्ट भी स्ट्रेट लाइन जैसे चाहिए ना। लीनियर मतलब लाइन, लाइन मतलब वन डायमेंशन, वन डायमेंशन मतलब वायर। सिंपल। सपोज मेरे पास एक वायर है, इस वायर का टोटल लेंथ, इस वायर का टोटल लेंथ इमेजिन ये एल है। कितना है ये? एल। इस पे टोटल चार्ज इमेजिन, इस पे टोटल चार्ज है क्यू। टोटल लेंथ है एल, टोटल चार्ज है क्यू। टोटल लेंथ है 10 मीटर, टोटल चार्ज है 20 कूलम। एक मीटर में कितना? 2 कूलम पर मीटर। क्या किया आपने? डिवाइड कर दिया। इसका मतलब आप चार्ज को लेंथ से डिवाइड कर रहे हो। करेक्ट। अगर आप चार्ज को लेंथ से डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा कूलम पर मीटर। इसको डिनोट करते हैं हम लोग लैम्बडा से। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी इज डिनोटेड बाय लैम्बडा। पर ये एक कंडीशन के अंडर होता है। ये कंडीशन ऐसा है कि चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। मतलब जितना इस 1 मीटर में है उतना ही कहीं पे भी 1 मीटर लोगे तो है। राइट। तो दिस इज अंडर अ कंडीशन दैट द चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। रिमेंबर दिस। ऐसा भी हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे 1 मीटर में ज्यादा चार्ज है और यहाँ पे उसी 1 मीटर में कम चार्ज है। हो सकता है। राइट। तो Q बाई एल डायरेक्टली टोटल चार्ज को टोटल लेंथ से डिवाइड कब करते हो? जब चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। कंटिन्यूस तो है ही, कंटिन्यूस तो है ही चार्ज, हर जगह पे चार्ज है। सिर्फ इतना है कि एक जगह पे कुछ ज्यादा चार्ज है, एक जगह पे कुछ कम है, तो इसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। अगर वायर के हर एक मीटर में सेम अमाउंट ऑफ चार्ज होगा तो उसको बोलेंगे यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में डायरेक्टली टोटल चार्ज बाय टोटल लेंथ, डायरेक्टली टोटल चार्ज बाय टोटल लेंथ। अगर नॉन यूनिफॉर्म हो तो फिर हम एक ट्रिक यूज करते हैं उसके लिए। हम बोलते हैं यार अभी क्या करेंगे, तो डिफिकल्ट हो गया, इधर ज्यादा चार्ज है उधर कम चार्ज है, तो फिर बोलेंगे चलो कोई दिक्कत नहीं, और लेट अस टेक स्मॉल लेंथ। स्मॉल लेंथ, इस स्मॉल लेंथ में कितना चार्ज? स्मॉल चार्ज। हाँ, तो फिर क्या करेंगे? कुछ नहीं, डी क्यू बाई डी एल कर देंगे। आ गया कूलम पर मीटर। यस। तो अगर नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो, अगर नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो तो फिर है वही चार्ज अपॉन लेंथ बट स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज इन स्मॉल लेंथ। यहाँ तक क्लियर? क्योंकि प्रैक्टिकल सिचुएशन में ऐसा आएगा, कहीं पे वायर थिक है, कहीं पे वायर कम होता है ना। अभी यहाँ पे वायर डाल के रखा है, उसके ऊपर मैंने डायरेक्टली प्लेटफॉर्म रख दिया, मतलब वो वायर दब गया। वायर दब गया तो वायर का मास कम हो गया, मास कम हो गया तो हो सकता है चार्ज भी कम हो जाए वहां पे। हो सकता है, होगा ही, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, बट इट इज क्वाइट पॉसिबल कि समटाइम्स एक पर्टिकुलर जगह पे ज्यादा चार्ज है और दूसरी जगह पे
कम चार्ज है। तो नॉन यूनिफॉर्म के केस में आप ऐसा लिखोगे। तो जो पहला केस था ये किसमें था, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और जो दूसरा केस है वो किसके लिए है, नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और कौन सा है ये, लीनियर लीनियर, करेक्ट। तो पहले तो यूनिट बताओ, ऐसा यूनिट क्या आएगा लैम्बडा का, हाँ, कूलम पर मीटर। और डायमेंशंस क्या आएंगे, अभी बताया मैंने, A1 T1 L-1। गुड, दिस आर डायमेंशंस। अब डिफाइन कैसे करना है, सपोज a charge Q is distributed along the length of wire L, then linear charge density is defined as charge upon length. Done. If the charge is not distributed uniformly, then in that case linear charge density is dq by dl, where dq is small amount of charge in small length element। ये कौन सा एलिमेंट हो गया, लेंथ एलिमेंट। फ्लक्स में क्या था, सरफेस एरिया एलिमेंट, राइट। ये क्या है फिर, लेंथ एलिमेंट, वेयर dl इज लेंथ एलिमेंट। यहाँ तक क्लियर। बाकी यू विल फाइंड इन थ्योरी, बाकी हम थ्योरी में नहीं जाएंगे इन डिटेल। देन नंबर टू इज सरफेस, सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब डिफरेंस सिर्फ इतना है कि यहाँ पे लेंथ की जगह पे है सरफेस। हमारे पास एक सरफेस है, सम सरफेस, इस सरफेस के ऊपर यू हैव चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन इट। तो यहाँ पे आपके पास चार्जेस है। तो पहला केस यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का, तो डिफाइन कैसे करोगे, सपोज अ चार्ज Q is distributed over a area A, then surface charge density, इसको डिनोट करते हैं सिग्मा से, is defined as charge per unit area। तो कूलम पर मीटर स्क्वायर, ये है यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इफ द चार्जेस आर नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली, तो उस केस में क्या करोगे, dq बाय dA। मतलब ऐसा सिचुएशन अगर आ गया कि किसी एक एरिया में कुछ ज्यादा ही चार्ज है, बाकी जगह पे कम है, तो फिर स्मॉल एरिया एलिमेंट लोगे, उस स्मॉल एरिया एलिमेंट में कितना चार्ज है वो देखोगे। टोटल चार्ज इन दैट स्मॉल एरिया एलिमेंट डिवाइडेड बाय टोटल एरिया विल गिव यू सरफेस चार्ज डेंसिटी, अगेन कूलम पर मीटर स्क्वायर। तो इसके डायमेंशंस क्या आएंगे, डायमेंशंस ऑफ सिग्मा क्या आएगा, A1 P1 L-2। थर्ड टाइप इज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। अब इस केस में हमारे पास ना एक लेंथ है, ना हमारे पास एक एरिया है, हमारे पास है एक वॉल्यूम। फॉर एग्जांपल अभी आप स्फीयर भी ले सकते थे, यू कैन टेक द बेस्ट एग्जांपल ऑफ अ स्फीयर, या फिर आप क्यूब भी ले सकते हो। तो सपोज यू हैव अ क्यूब, सपोज यू हैव अ क्यूब, हमारे पास एक क्यूब है, इस पूरे के पूरे क्यूब में यू हैव चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड। तो आई हैव अ क्यूब, ऐसा क्यूब है, इसका वॉल्यूम कितना है V, टोटल वॉल्यूम इज V, इस पूरे क्यूब में चार्जेस है। तो यू हैव चार्ज एवरीवेयर इन दिस क्यूब एंड द चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली। तो in this case charge divided by volume, suppose the charge Q is distributed over the volume of this body can be a sphere or it can be a cube। in that case आप इसको डिनोट करते हो रो से, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम मतलब कूलम पर मीटर क्यूब। अगर नॉन यूनिफॉर्म होगा तो फिर हम क्या करेंगे, वी विल सी व्हाट इज द चार्ज इन स्मॉल वॉल्यूम, करेक्ट। तो dq बाय dv, तो दिस इज अगेन कूलम पर मीटर क्यूब। और डायमेंशनली स्पीकिंग A1 P1 L-3, ये आ गया डायमेंशंस ऑफ डेंसिटी। कौन सा डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। क्लियर।
So Gauss law combined with the idea of charge density will be the starting point of 12th electrostatics. क्योंकि वहां पे पहला ही टॉपिक है, फर्स्ट टॉपिक एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर. अभी लॉन्ग स्ट्रेट वायर है तो फिर पॉइंट चार्ज तो नहीं है. पॉइंट चार्ज नहीं है तो चार्जेस कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है? लीनियरली. तो वहां पे डेंसिटी कौन सा होगा? लीनियर चार्ज डेंसिटी. करेक्ट. फिर एक टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर. मतलब स्फीयर के सरफेस पे चार्ज है, स्फीयर के सरफेस पे चार्ज है, तो कौन से टाइप का डेंसिटी यूज होगा? सरफेस चार्ज डेंसिटी. करेक्ट. और एक है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इन्फिनाइट थिन प्लेन शीट. हमारे पास एक इन्फिनाइट प्लेन है. प्लेन मतलब 2 डायमेंशन की 3 डायमेंशन? 2 डायमेंशन. तो फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दैट इन्फिनाइट प्लेन शीट. तो वहां पे सरफेस चार्ज डेंसिटी यूज होगा कि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी यूज होगा? सरफेस चार्ज. तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी यूज ही नहीं होगा. क्यों नहीं होगा? क्योंकि अंडर स्टैटिक कंडीशन, कौन सा चैप्टर था ये? अंडर स्टैटिक कंडीशन चार्जेस हमेशा सरफेस पे ही होते हैं, अंदर वॉल्यूम में नहीं होते. तो याद रखना, क्योंकि अंदर चार्जेस नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड इज ऑलवेज जीरो. तो जेई नीट में क्वेश्चन आता है ऐसा. तो याद रखना, अंडर स्टैटिक कंडीशन ऑल द चार्जेस आर ऑन द सरफेस. इवन दो हमारे पास एक सॉलिड बॉल है, जैसे लेदर का बॉल, तो मास अंदर से बाहर, सेंटर से सरफेस तक मास है, लेकिन चार्ज कहाँ पे है? सरफेस पे. राइट. So linear charge density and surface charge density along with the concept of Gauss law will be the starting point of 12. So that is the end of theory part of this chapter.